हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो DECE 3 का जो जून 2021 का वीडियो है, आपको उसका पहला और दूसरा प्रश्न है, उसके आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो दोनों में करीब 3, 4, 5 प्रश्न थे, तो उसके आंसर हमने देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम जो प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 है उसके आंसर देखेंगे, ताकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और जो बचे हुए प्रश्न वो उनके आंसर मैं अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। इसमें हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 3 का क्या है कि बच्चे की उन विशेषताओं व लक्षणों का वर्णन कीजिए जिसके कारण आपको बच्चे में मानसिक मंदता की आशंका हो सकती है। या फिर आपसे यही प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होते हैं या उनके क्या लक्षण होते हैं, तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो इन बच्चों के क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिन्हें देख के हम ना समझ सकते हैं कि उनको मानसिक मंदता है। जैसे कि बच्चों का जो बाह्य स्वरूप होता है वो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि बच्चों की जो हरकतें होते हैं, बाह्य स्वरूप होता है, यानी कि उसके शारीरिक अंग हैं उनमें कुछ छिन्न भिन्न हो सकता है। और जो बच्चे का व्यवहार है, बच्चे का व्यवहार भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो उनसे हमें पता लग सकता है कि जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं ये इन बच्चों में मानसिक मंदता हो सकती है। और इन बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो अन्य बच्चों से अलग होती है। बोलते हैं जब बच्चे तो वाक क्षमता जो होती है वो भी कम होती है सामान्य बच्चों से। सीखने की ताकत जो होती है, संचित इनमें सीखने की क्षमता कम होती है। और जो इनके अंदर जो ताकत होती है, नॉर्मल जो बॉडी पावर होती है, वो भी इन बच्चों में कम पाई जाती है। और ये दूसरों की सहायता के बिना अपने कार्य थोड़े से क्या नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, यानी कि अपने कार्यों के लिए वो थोड़े से दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इनकी जो शारीरिक क्रियाएं होती है वो बेढंगी होती हैं। बेढंगी मतलब जैसे कि उनको खुद को नहीं पता होता कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, यानी कि अचानक कई क्रियाएं होती हैं। जैसे कि झटके से असंयमित क्रियाएं होती है ना, अचानक से झटका लगता है और कुछ भी क्रियाएं हो जाती हैं। दोनों जो हाथ होते हैं उनको एक साथ हिलाने में समस्या आ सकती है। आँख व हाथ है, उस आँखों व हाथों को जैसे उनमें संतुलन नहीं बना सकते, समन्वय नहीं बना सकते हैं कि उधर देख रहे हैं, हाथ जिस साइड कर रहे हैं उधर आंखें भी जाएं उस साइड, ये इस टाइप से क्या समन्वय नहीं स्थापित कर सकते हैं बच्चे। इनमें अपर्याप्त असंतुलन होता है जिससे बार बार क्या खड़े जब होते हैं ना तो गिर सकते हैं, वो चीज़ें गिरती हैं उनसे, किसी चीज़ से वो टकराने लग जाते हैं। इन बच्चों में सृजनशीलता की कमी होती है, यानी कि नई नई चीज़ों की जो खोज होती है ना वो करने में थोड़ी समस्या होती है। कोई भी चीज़ सीखने में दिक्कत आती है। व्यवहार संबंधी अनेक समस्याएं होती है, जैसे कि इनका व्यवहार आक्रामक हो सकता है, यानी कि इनको बार बार गुस्सा आ सकता है। क्रोधावेश, बहुत जोर से क्रोध हो सकता है इन बच्चों में। जिद्दीपन हो सकता है। और इनका जो व्यवहार होता है विनिर्वित होता है, क्योंकि इनका जैसे ऐसे नहीं होता कि हमें पता चले कि इस तरह से व्यवहार करना है, लेकिन इन बच्चों को पता नहीं रहता कि कैसा व्यवहार करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से हमें व्यवहार करना है, या किसी भी चीज़ पे क्या ये विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिन्हें देख के हमें पता लग सकता है कि ये जो बच्चे है इसको मानसिक मंदता हो सकती है। तो ये सारी की सारी मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताएं होती हैं। अभी हम देखेंगे जो प्रश्न तीसरे का ख है कि वे 5 तरीके सुझाइए जिनका प्रयोग एक शाला पूर्व शिक्षिका या देखभाल करता है, यानी घर पे भी या फिर केंद्र में, दृष्टि दोष वाले बच्चे को उसके जो आसपास का परिवेश है उसे जानने में मदद कर सकते हैं। यानी कि वो 5 तरीके बताने हैं कि जिससे अगर किसी बच्चे की जैसे दृष्टि दोष है तो वो अपने परिवेश को यानी कि आसपास की चीज़ों को कैसे जान सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को जो आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको बच्चे को छूने में मदद करें। बच्चे को वो चीज़ क्या हाथ में टच करवा के और उनको फील करवाएं कि ये चीज़ किस तरह की है और किस तरह से महसूस हो रही है। जैसे अगर बोल ही रहे हैं, माता या कोई भी बोल रहा है, तो वो अपने मुंह के पास हाथ लगा दे बच्चे का, तो उसे ना महसूस होगा। ऐसे ही क्या है, परिवेश के बारे में जानने के लिए कोई भी नई चीज़ बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं देखो देखो ये टॉयज़ है, ये तो पता है डॉगी है, तो उस जो डॉग का खिलौना है उसके ऊपर हाथ बच्चे का लगवाएं तो बच्चे को फील होगा कि अच्छा डॉग इस तरह का दिखता है, यानी कि उसकी आकृति उसके दिमाग में बैठ सकती है।
बच्चा कोई भी चीज़ जैसे पकड़ने लायक हो जाए तो उस टाइम उसको पकड़ना सिखाएं, क्योंकि अब बच्चे को खुद से तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन बच्चा अगर कोई चीज़ पकड़ेगा और उसके बारे में क्या और अन्वेषण करना चाहेगा और ढंग से महसूस करेगा उन्हें पकड़ कर, उन्हें छू कर। तो ये चीज़ दिखानी है कि चीज़ें कैसी दिखती हैं, उनका प्रयोग क्या होता है, ये चीज़ें भी बताएं उस टाइम बच्चों को, जब बच्चे को चीज़ें हम छूने के लिए देते हैं ना उस टाइम। शिशु जब घुटनों के बल चलने लग जाता है तो आसपास का परिवेश जानने में उसकी मदद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए जहाँ बच्चा जैसे घुटनों के बल चल के जाए तो उसके आसपास रहें, उसके साथ साथ रहें, आसपास की चीज़ें छूने दें, उसके ऊपर बच्चों का हाथ रखवा कर और फिर उसको महसूस करवाएं। जैसे कि उसका हाथ हम अपने पालतू जानवर या पक्षियों को स्पर्श करवा सकते हैं, किसी सामान से स्पर्श करवा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी ध्वनि की तरफ क्या है आकर्षित होते हैं, तो ये भी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चे की मदद करेगी ये जो ध्वनि आ रही है ये कहाँ से आ रही है। यानी कि हम एक साइड खड़े होके और आवाज़ निकालेंगे, जैसे कि ताली बजाएंगे, और बच्चे को अगर हम जैसे पहले प्रेरणा देंगे ना तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये ताली की आवाज़ किधर से आ रही है, फिर बच्चा उस साइड जाएगा और फिर जब बच्चा उधर आ जाए तो हम दूसरी साइड जाके फिर से ताली बजाएं। तो इस तरह से कर सकते हैं। और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके बाद हम बच्चे को अंदाज लगाने के लिए कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ से जाना है तो देखना 3 कदम दूर या 4 कदम दूर है, चलो बेटा चल के जाओ, एक बार जाके दिखाओ मुझे, अपने पीछे की साइड जाके दिखाओ मुझे, राइट की साइड जाके दिखाओ। इस तरह से क्या बच्चे को हम प्रेरणा दे सकते हैं। और ये चीज़ें हमें क्या है दिन में कई बार बच्चों के साथ दोहरानी पड़ती है, छोटे बच्चों के साथ, तब जाकर बच्चों को ये समझ में आएंगी। नेक्स्ट कि बच्चे को गोद में उठाएं, बात करते टाइम बच्चे को अपना चेहरा महसूस करवाएं। इससे बच्चा क्या एक आत्मीयता सी समझता है, आत्मीयता बन जाती है जो माता पिता होते हैं उनके साथ या जो भी देखभाल करता होता है उनके साथ। तो गोद में लें, थोड़ी देर बाहर लेके जाएं, घुमाएं, बाहर का जो आस पड़ोस का वातावरण है वो बच्चे को अन्वेषण करवाने के लिए भी बाहर लेके जाएं। विभिन्न प्रकार की जो जानवरों की ध्वनियाँ हैं या स्मेल्स जो गंध होती हैं वो अलग अलग आ रही हो कि हाँ बच्चा पता है ये किसकी, ये पता है रोज़ फ्लावर है, ये इसकी सुगंध आ रही है ना आपको। इस टाइप से बच्चों को हम बता सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं या भाई बहन हैं हम उनको बोलेंगे कि ये बोल रहा है, अच्छा ये कौन है, पता है ये भैया है, दीदी है। तो इस टाइप से आवाज़ भी सुन के उन बच्चों के क्या पहचान करवा सकते हैं उन चीज़ों को। बच्चों को घूमने के लिए ले जाएं तो रास्ते में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है ना उनके बारे में बच्चों से बातचीत करते जाएं, ताकि बच्चों को पता लगे कि हम यहाँ से बाजार जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या पड़ता है, कि हाँ भाई एक गाड़ी जा रही है, सड़क है, सड़क पे से गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर इधर दुकान थी, फिर इधर मिठाई की दुकान है, फिर 2 पेड़ हैं। तो इस टाइप से बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को ये बच्चे के विकास में ना आगे जाके बहुत योगदान देता है। तो अगर बच्चों को इस तरह से सकारात्मक अनुभव दिए जाएंगे तो जो बच्ची है भले ही उसमें दृष्टि दोष है लेकिन आगे जाकर वो उसका सामाजिक विकास है ना बहुत अच्छे से हो पाएगा, वो अपनी अन्य जो क्षमताएं हैं उनका विकास कर सकती है। तो अपने परिवेश के बारे में जानने के लिए बच्ची की ये जो निम्न तरीके बताए हैं ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर उसमें दृष्टि दोष है तो। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हो गया। अभी नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसमें हमें पूछा गया है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र होते हैं उसमें जो निम्न स्थितियां नीचे दी गई हैं उनसे कैसे निपटेगी एक शिक्षिका, तो वो बताना है। तो पहला बताना है कि अति क्रियाशील व्यवहार दर्शाने वाले बच्चे के साथ कैसे निपटेंगे, और अगर किसी बच्चे का व्यवहार विनिवर्तित व्यवहार है तो उस बच्चे के साथ कैसे निपटेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि एक अति क्रियाशील व्यवहार दर्शाता है उस बच्चे के साथ कैसे निपटेगी एक शिक्षिका। तो जो अति क्रियाशील का मतलब हो गया वो बच्चा जो एक जगह क्या टिक कर नहीं बैठता, यानी कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। एक तो नॉर्मल बच्चे, सब बच्चे हम मानते हैं सामान्य बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी कह लो कितना भी समझा लो वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो ऐसे बच्चों में कोई भी जैसे कोई काम करते हैं ना तो हर काम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में करते हैं, क्योंकि इनमें अति क्रियाशीलता विद्यमान होती है, इसलिए वो एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। थोड़ी देर में दूसरी चीज़, फिर उसे पूरी नहीं करेंगे तीसरी चीज़ में लग जाएंगे। तो ये व्यवहार का एक समस्या बन सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकती है जो शालापुर केंद्र में क्या कर सकते हैं कि बच्चे को जो भी काम करवाएं उसे स्पष्ट शब्दों में निर्देश दे दें कि ये काम इस तरह से करना है, ऐसे करना है और इतनी देर में करना है, इसे जो खत्म किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करना। जब बच्चा कोई काम करे उस समय उसके पास रहना होता है और उसे क्रम के अनुसार उस कार्य को पूरा करने का निर्देश देते रहना है। जो भी कार्य करता है उसको बच्चे का जो अच्छा व्यवहार जब बच्चा करेगा यानी कि हमारी बात मानेगा,
ढंग से काम करेगा तो उसके लिए उसकी क्या प्रशंसा करें, उसे पुरस्कार दें। बच्चे को शुरू में टॉफ़ी वगैरह दे सकते हैं, उससे भी बच्चे बहुत खुश होंगे। इससे क्या है, इस तरह से बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो हो सकता है वो आगे जाके इस तरह का व्यवहार करने का क्या महत्व समझ सके। सबके सामने बच्चे को दंडित नहीं करेंगे, जैसे उसको बस नॉर्मल सी सज़ा दे सकते हैं कि अच्छा आपने ऐसे किया, आप थोड़ी देर ना पीछे मुंह साइड करके पीछे की साइड मुंह कर लो और उधर बैठ जाओ, सब बच्चे तो खेलेंगे और आपको ना पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से क्या बच्चे को ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। और थोड़ी देर के बाद बच्चे को एकांत में ले जाकर समझाएं कि बच्चा आपने ये बात ये ऐसे कर रहे हो, आप ना एक काम पूरा नहीं कर रहे हो, शैतानियाँ शुरू कर देते हो, तो ये सही बात नहीं है। तो इस तरह से क्या बच्चे शर्मिंदा नहीं होगा सबके सामने, तो उसे उसमें क्या शर्म की भावना नहीं उत्पन्न होगी। बच्चे का जो व्यवहार ऐसा रहे कि उनका व्यवहार जैसे कभी तो हम उनको करने दें कि अरे कर लो शैतानी कर लो, और कई बार कहें कि तुमने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार होता है वो अपना व्यवहार हमें ना समरूप रखना चाहिए, एक जैसा रखना चाहिए। नहीं ये काम करना है तो करना है, इस तरह से क्या बच्चे को हम स्ट्रिक्ट होकर समझा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि एक शिक्षिका अतिक्रियाशील व्यवहार दर्शाने वाला जो बच्चा है उसके साथ कर सकती है। अभी दूसरा हमें बताना है कि जो विनिवर्तित जो व्यवहार होता है उसके साथ जो माता पिता और या फिर जो शिक्षक होते हैं वो कैसे निपटेंगे। तो ये जो व्यवहार होता है विनिवर्तित व्यवहार, इसमें इसका मतलब होता है कि बच्चे शांत रहते हैं, इसमें चुपचाप बैठे रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। तो इसलिए क्या उनको अन्य बच्चों के साथ खेलने, उनके साथ बैठने को बोला जाए कि तुम इसके साथ शेयर करो ये चीज़ें, तुम इसके साथ बेंच शेयर करो। फिर वाद विवाद छोटी छोटी बातें कि इनके साथ ना ये आप प्रश्न बोलो ये उत्तर बोलेंगे, तो ताकि उनकी शर्म खुले। अन्य लोगों के साथ खेलने बैठने मिलने जुलने बात या दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित की करना चाहिए। और बच्चे को इस बारे में माता पिता से बात करनी चाहिए कि ये व्यवहार उसका है कैसे, इस तरह से वो क्यों कर रहा है। हो सकता है कि घर पे कोई समस्या हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यानी कि इस चीज़ का पता लगाना है कि ये व्यवहार उसका इस तरह से क्यों है। और ऐसे में शिक्षिका बच्चे को प्रेरित कर सकती है दूसरों से बातें करने के लिए, दूसरों के साथ खेलने के लिए, और उसमें क्या है आत्मविश्वास होता है, उसका विकास करने के लिए प्रयास करने लगती है। अगर शिक्षिका माता पिता से बात करेगी और उन्हें पता चले कि माता पिता की तरफ से उसकी उपेक्षा हो रही है या परिवार में उसकी उपेक्षा हो रही है, इस वजह से उसका व्यवहार ऐसा है, तो वो माता पिता को समझाए कि है ना बच्चा है उसको घर के अन्य बच्चे हैं या फिर अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं उनके साथ खेलने के लिए भेजें, उनके साथ मिलने के लिए भेजें। जो ग्राउंड होता है उसमें जाने दें, पार्क में जाने दें, ताकि बच्चा उनके साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगे, और उसके लिए उसे प्रेरित भी करें। अगर वो ऐसा करे तो उसकी प्रशंसा भी करें। या हो सकता है कि बच्ची का ये व्यवहार है ये बच्ची का शर्मीलापन दर्शाता हो, यानी कि कई बच्चों का क्या है एक होता है ना बहिर्मुखी अंतर्मुखी होते हैं जो हंसते रहते हैं, सबसे घुल मिल के बात कर लेते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं कि बहिर्मुखी होते हैं, यानी कि अपने आप में सिमटे रहते हैं, किसी के साथ बात करना, किसी के साथ हंसना बोलना खेलना उसमें क्या कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि बच्ची को ये वाली समस्या है या फिर बच्ची को जो विनिवर्तित व्यवहार है वो वाली समस्या है। लेकिन अगर बच्चा बहिर्मुखी है तो भी उसको क्या प्रेरित करना चाहिए लोगों के साथ और बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए, ताकि जो उसका जो शर्मीलापन है वो आगे जाके विनिवर्तित व्यवहार में परिवर्तित ना हो जाए। तो कुछ ये प्रयास है जो शिक्षिका कर सकती है अपने केंद्र में आने वाले जो अतिक्रियाशील बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो विनिवर्तित व्यवहार वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। अभी अगला हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और समुदाय सदस्यों के बीच संचार का उदाहरण देते हुए संचार प्रक्रिया के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो संचार प्रक्रिया उसके कौन कौन से अवयव है उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संचार क्या है। संचार क्या है? संचार हमारा जो भी कोई चीज़ हम किसी के पास संदेश किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं तो वो जिस विधि के द्वारा हम पहुंचाएंगे वो संचार विधि होती है, यानी कि वो संचार है। हम किसी के पास अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, संचार हो गया। तो संचार के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो विभिन्न अवयव इसके ना 5 विभिन्न अवयव हैं। पहला है प्रेषक, यानी कि प्रेषक मतलब जो कुछ दे रहा है, यानी कि संदेश दे रहा है, प्रेषक। और दूसरा है संदेश, कि वो प्रेषक क्या दे रहा है? संदेश दे रहा है।
नेक्स्ट फिर होगा माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। तो ये आप लोग नोट भी कर लीजिए कि जो संचार है उसके अवयव 5 होते हैं। पहला प्रेषक यानी कि संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, नेक्स्ट प्राप्तकर्ता और लास्ट है प्रतिपुष्टि। यानी कि अब देखेंगे डिटेल से कि प्रेषक या संदेश भेजने वाला कौन होता है। यह प्रेषक या संदेश भेजने वाला वह व्यक्ति होता है जो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है। जो प्रेषक होगा जो किसी को अपने विचार भेजना चाह रहा है तो वो हो गया प्रेषक हो गया। जैसे कि हमें कोई भी ऑफिस में कोई बंदा है, उसे अपने बाकी लोगों को कोई चीज़ बतानी, कोई सूचना देनी है, कोई भी सूचना देनी है, तो वो उसके लिए क्या एक मीटिंग बुलाएगा, अपने बोर्ड की क्या मीटिंग बुलाएगा और वहाँ पे जाके वो संचार करेगा। यानी कि अपने कोई भी उस जानकारी मीटिंग में क्या वो जानकारी देगा, तो वो प्रेषक हो गया। जो भी प्रबंधक हो गया वो प्रेषक हो गया और वो लोगों को जानकारी दे रहा है, यानी कि वो संचार कर रहा है। अब उसके लिए वो जो भी संचार के माध्यम अपनाना चाहे वो उसके ऊपर निर्भर होता है। और जो प्रेषक होते हैं वो स्पष्ट रूप से सोचने की योग्यता होनी चाहिए, उसमें उचित ढंग से विचारों को संगठित कर पाए, वो अपने विचार क्या दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम चुने वो उचित माध्यम यानी प्रभावशाली माध्यम हो, ताकि दूसरों तक वो व्यवहार जो बात पहुंचाना चाह रहा है वो उनके ऊपर असर करे, यानी कि वो समझे लोग। नेक्स्ट प्रेषक के बाद हो गया संदेश। संचार का अवयव हो गया संदेश। संदेश क्या होता है? संदेश वो विषय वस्तु या सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो कहना चाह रहा है प्रेषक, कुछ कहना चाह रहा है वो होता है संदेश, यानी कि जो हम समझाना चाह रहे हैं किसी को वो हो गया संदेश, जो कि एक विचार है। इसके अंतर्गत जैसे कि संपत्ति हो गई, यानी कि अपना ओपिनियन बना लेते हैं हम, कोई फीडबैक दे रहे हैं, अपने विचार हो गए या अपना कोई दृष्टिकोण हो गया, सुझाव दे रहे हैं, हम आदेश भी दे सकते हैं। ये जो होता है ये संदेश होता है। संदेश कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, यानी कि अधूरा नहीं रहना चाहिए, कि हर लिहाज से हर प्रकार से पूरा होना चाहिए। इस तरीके से बनाओ संदेश कि जो हम कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से सब सामने वाले समझ सकें, यानी कि जो प्राप्त करता है वो समझ सके। तो ये संदेश हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा अवयव होता है माध्यम। माध्यम का मतलब होता है वो संदेश जो प्रेषक जो होते हैं, प्रेषक अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंचा रहे हैं, तो वो होता है माध्यम। जो संदेश भेजने के इच्छुक होते हैं ना जो लोग, तो किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल यानी कि माध्यम का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे कि वो व्याख्यान दे सकते हैं, साथ में वार्तालाप कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, फ़ोन पे, ईमेल, या फिर जो टेलीग्राम पहले भेजते थे, या फिर संकेत द्वारा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? माध्यम हो गए। इन माध्यम से संदेश दिया जाता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आवश्यकता के अनुसार इन माध्यमों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी संदेश को दूर भेजना है और बहुत जल्दी भेजना है तो सबसे इजी माध्यम क्या हो गया? हम फ़ोन करेंगे उसको, ना टाइम लगेगा और ना जाना पड़ेगा। तो ये हो गया संदेश। संदेश के बाद हमें क्या देखना है? हमें इसका अवयव है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति होता है जो संदेश देने वाले से संदेश जिसको दे रहे हैं, संदेश देने वाले से संदेश ग्रहण कर रहा है, वो होता है प्राप्तकर्ता। संदेश जब हम किसी को देते हैं तो वो उसको देना चाहिए जो उसको समझने की उसके अंदर क्षमता हो। तो प्राप्तकर्ता ऐसा होना चाहिए जो संदेश को समझने के लायक हो। प्राप्तकर्ता संचार की प्रक्रिया का एक दूसरा छोर होता है, जहाँ एक साइड के प्रेषक होता है, दूसरी साइड प्राप्तकर्ता होता है। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो हम भाषा चुन रहे हैं तो वो प्राप्तकर्ता को आनी चाहिए। क्योंकि हम अगर जैसे मान लो हमने हिंदी में अपना संदेश दे रहे हैं और पता चले हमारी जो ऑडियंस है वो तो उसे हिंदी आती नहीं है, उसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, उसे हिंदी आती है, तो हमारा संदेश देना ना देना बराबर ही है, समझ में नहीं आएगा हम कितना भी समझा ले। लेकिन अगर उनकी जो लोग बोल रहे हैं सामने वाले, अगर उनकी लैंग्वेज में नहीं बोला तो उनके सिर के ऊपर से जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है प्राप्तकर्ता के लिए कि उनके जो भाषा है, उनका माध्यम है, उसके अनुसार ही हम चुने इन चीज़ों को। नेक्स्ट पांचवा अवयव है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब हो गया कि जो हमने संदेश दिया है, संचार की जो सारी की सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की संचार देने के लिए, कि प्रेषक कैसा था, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, ये सब, इनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। यानी कि प्रतिपुष्टि की हाँ जो हम
जो संदेश देना चाह रहे थे या इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया कि प्रतिपुष्टि में यह स्पष्ट होता है कि संचार जो हुआ है उसमें कोई गलती तो या कमी तो नहीं रह गई है। यह संचार का प्रमुख अवयव है, सबसे प्रमुख अवयव, यानी कि प्रमुख अवयवों में से एक है। जब दो तरफा अगर संचार है तो उसमें प्रतिपुष्टि जब होती है उसके द्वारा ही पता चलता है कि प्रेषक और जो उसने संदेश दिया तो लोगों को कितना समझ में आया, कितना प्रभावशाली रहा है। तो इस तरह से संचार के अवयव जो होते हैं, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 का ख है कि आप केंद्र में आने वाले बच्चों के माता पिता को निम्नलिखित संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं। अब कौन सा संदेश है कि छोटे बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए एक जो औपचारिक निर्देश हम देते हैं उसके बजाय उन्हें खेल आधारित शिक्षा प्रदान करना ज़्यादा उपयुक्त है। तो हमें ये संदेश देना है कि बच्चे के खेल नॉर्मली इसका संदेश का ना एक छोटा सा मीनिंग ये हो गया कि बच्चों को खेल विधि से अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये हम किस तरह से बताएंगे उनको, तो हमें इसका आंसर जो लिखना है वो हमें दो तरह से उत्तर देना है। पहले हमें लिखना है कि इस संदेश को देने के लिए जिस संचार विधि या विधियों का प्रयोग करेंगे संक्षिप्त में उसका वर्णन कीजिए और अपने चयन की पुष्टि कीजिए। यानी कि ये जो संदेश है हम जो माता पिता को बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस कौन सा संचार विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे ये भी हमें बताना है। तो इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे, संदेश की जो संचार विधि होती है, तो हम उसके लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं या फिर हम जो है ना सामूहिक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं। तो आपको जो उचित लगे वो लिख दीजिएगा, लेकिन आप जैसे बैठक का आयोजन लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें क्या आप बैठक का आयोजन करेंगे और उसमें माता पिता को बुलाएंगे और जो आपके शिक्षक हैं या आसपास के और स्कूल के अगर शिक्षक आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, उन्हें बुलाएंगे उनके लिए। तो अब इसके लिए क्या सामूहिक चर्चा या फिर व्याख्यान बोल सकते हैं और जो बैठक है बैठक के अंतर्गत करेंगे संचार विधि। तो ये करके हम उनको खेल विधि के द्वारा बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए वो सब हम उनको बता सकते हैं। अब इसमें अपने चयन की पुष्टि कीजिए, यानी कि ये बताना है कि हमने ये जो संचार विधि चुनी है, यानी कि हमने जो बैठक चुनी और बैठक में संचार के लिए जो विधि चुनी, व्याख्यान दिया या फिर हमने उनके साथ सामूहिक चर्चा की, तो वो हमने क्यों चुनी। तो ये हम इसलिए चुनेंगे कि सबके विचार अलग अलग होते हैं। किसी को लगता है कि बच्चे जब हम अपनी जो औपचारिक शिक्षा देते हैं उसी से सीखते हैं बच्चे ज़्यादा, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि शिक्षा विधि के खेल के द्वारा बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो क्या सबको एक दूसरे को अपने विचार बताने का मौका मिलेगा, तो इसलिए हमने इस विधि का चयन करेंगे, इस विधि का हम चयन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम बैठक के अंतर्गत माता पिता और जो शिक्षक वगैरह कोई भी है सब हम इसके अंदर बुलाएंगे, सबको निमंत्रण देंगे और फिर उस बैठक में हम सबसे बातें करेंगे कि आपका इस बारे में क्या विचार है, आपका इस बारे में क्या विचार है। और फिर हम उसके बाद जो संचार सामग्री का इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो क्या करेंगे इसके अंदर, यानी हमने अपना जो संचार दे रहे हैं हम इसको प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि वो माता पिता जो है अभिभावक उनको अच्छे से समझ आए, तो हमने कौन सी संचार विधि जो होती है संचार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, तो वो हमें बताना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बच्चों की खेल क्रियाओं का आयोजन करवा दीजिए, बच्चों के लिए कोई भी खेल सामग्री का प्रबंध कर लीजिए और उसका आप इसमें विवरण लिख सकते हैं। जैसे कि इसके लिए सहायक सामग्री आप ले लीजिए कि 2 बच्चे हो गए और वो बच्चों के पास मोती हो गए, और फिर आप उसके अंदर इस आंसर में ये भी लिखेंगे कि ये किस तरह से सहायक सामग्री रहेगी कि आपने क्या एक माता पिता से बोला कि ये 2 बच्चे हैं, उनने कहा कि बच्चा बताओ 5 और 3 कितने होते हैं, तो बच्चा क्या उंगली पे काउंट करेगा, फिर बताएगा धीरे धीरे। और एक बच्चे को हमने ना 3 मोती रख दिए और एक साइड हमने रख दिए 2 मोती। हमने फिर बच्चे से कहा देखो ये कितने बीड्स हैं, अच्छा आप इसके अंदर ना इसकी माला बनाएंगे, कितने बीड्स डाले 1 2 3, आप फिर कितने बचे यहाँ पे, तो बच्चा बता देगा 1 2। तो इस तरह से हम माता पिता के सामने बच्चों की खेल क्रियाओं का आयोजन करवाएंगे और उससे क्या है माता पिता को भी पता चलेगा कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो सिर्फ रट्टा मारने वाली एक पद्धति हो रही है, और लेकिन जो बच्चे खेल के द्वारा सीख रहे हैं तो बच्चा कितना खुश होकर खेल रहा है, बच्चे की खुशी जो उसके चेहरे पे झलक रही है, उसका जो उत्साह है वो दिखेगा। और जो ये सहायक सामग्रियाँ होती है इसका हम उसके अंदर वर्णन कर देंगे, सहायक सामग्रियों में आप ये लिख देंगे
तो ये सहायक सामग्री हो गई कि कुछ एक जो ये मैंने बताई है बीड्स वाली, आप अपना कोई भी जो एक खेल चुनेंगे जो माता पिता के सामने बच्चों का प्रदर्शन करवाना चाहते हैं खेल के लिए, वो चुन सकते हैं और उसके लिए जो आपको सामग्री लगेगी वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और जो ये सहायक जो सामग्रियाँ होती हैं ये कई तरह की हो सकती हैं, यानी कि एक देखो, एक दो बच्चे हमने लिए हैं और उनको ये खेल क्रिया का आयोजन करवा दिया और फिर माता पिता को समझाया, या हम कोई ऐसा चार्ट ले सकते हैं जो ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है कि ये बंदा खेल के कितना सीखा है, ये बंदा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, ये स्कूल में इतना जाता है, इसको इतनी चीज़ें पता है, इसको इतनी चीज़ें पता है, काफ़ी चीज़ें हम दिखा सकते हैं। कोई चार्ट ले सकते हैं, फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चा ये बताओ ये क्या है, और एक बच्चे से पूछा अगर आपके घर में डॉग है तो आप कभी खेले, यानी कि फिर हम बता सकते हैं कि एक बच्चा जिसे हम बता रहे हैं डॉग के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा वो बच्चा बता पाएगा जो डॉग के साथ एक्चुअली में खेल चुका है रियल में। तो इस तरह से माता पिता भी महसूस करेंगे कि जो खेल विधि है वो बच्चों को ज़्यादा सिखाती है औपचारिक शिक्षा के मुकाबले में। तो ये चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं कि संचार का जो संचार विधि और जो संचार की सहायक सामग्रियाँ हैं वो हम जो भी प्रयोग करेंगे वो हम इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए हैं, बचे हुए 2 प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।